नमस्कार, इंडियन न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर के हरियाणा सरकार की अहम बैठक और ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में बैठक जारी है और इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली से सटे जिलों के लिए कोई नई रणनीति बन सकती है, तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर के हरियाणा सरकार की अहम बैठक चल रही है। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है। इसी के साथ आपको बताते चले, बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। दिल्ली से सटे जिलों के लिए नई रणनीति बन सकती है, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना के केस 21 दिनों में दोगुने हो रहे हैं और मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट से अभी थोड़ी राहत है। तो बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी मौजूद है। पहले गृह मंत्री अनिल विज ने ये इशारा भी किया था कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो कर्फ्यू भी लग सकता है दिल्ली से सटे जिलों में, और उसी को लेकर के ये बैठक की जा रही है। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तीनों लोगों ने वैक्सीन सह लिया है और अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों लोगों ने वैक्सीन को सह लिया है और लगातार पूरा विश्व इस वक्त वैक्सीन पर काम कर रहा है। ये भी अनिल विज ने दावा किया है कि किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। पीजीआई रोहतक में वैक्सीन के ट्रायल का काम चल रहा है और बड़ी बात यह कि ये वैक्सीन का ट्रायल अब इंसानों पर हो रहा है और इसके अभी रिजल्ट जो आए हैं वो राहत भरे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि 3 लोगों पर अभी इसको ट्रायल किया गया है, 3 लोगों पर, और उन्होंने ये सह लिया है। तो ये एक राहत की खबर कहीं ना कहीं जरूर, और अभी तक कोई विपरीत यहाँ पर परिस्थिति देखी नहीं गई है। गुरुग्राम के सोहना में 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगेगा और अनलॉक 2 में राहत अब नहीं मिलेगी। गुरुग्राम के सोहना में 28 जुलाई तक लॉकडाउन। सोहना को रेड जोन घोषित किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सोहना को रेड जोन घोषित किया गया है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर यह बड़ा फैसला, गुरुग्राम के सोहना में 28 जुलाई तक लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम में, सोहना में, नूह में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुरुग्राम के सोहना में 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और तमाम वो सुविधाएं बंद होंगी जो कि अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। इस बीच सोनीपत से एक बड़ी खबर आ रही है। 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। ये सोनीपत से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़खानी से परेशान होकर के युवती ने अपनी जान दे दी और परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुट चुकी है। एक युवक पर परेशान करने का आरोप भी लगा है। तो ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 10वीं की छात्रा ये बताई जा रही है। सोनीपत से पूरा मामला, छेड़खानी से परेशान होकर के इस युवती ने अपनी जान दे दी। एक युवक पर परेशान करने का आरोप भी लगा है। और हमारे सहयोगी सनी मलिक लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। सनी मलिक, अभी जांच में यही निकल करके सामने आया है कि एक युवक उससे परेशान करता था। आगे पुलिस की जांच इस पर कैसे चल रही है और परिजन क्या कह रहे हैं? जी कीर्ति, जिस तरह से मामला निकलकर सामने आया, सोनीपत के सदर थाना क्षेत्र का ये मामला है।
तो ये जो सोनीपत की जो पुलिस है उसकी जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी ये बताया जा रहा है कि शिकायत है वो दी गई थी पुलिस में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरह से छात्रा ने सुसाइड किया है, बेहद गंभीर मामला है। हालांकि सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द से जल्द जो आरोपी है दीपक, जो उसी के गांव का रहने वाला था, उसी के पड़ोस का रहने वाला शख्स था, उसकी गिरफ्तारी का जो दावा है सोनीपत पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक जो उसकी गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद सोनीपत पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है कीर्ति, ताकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उससे गहनता से पूछताछ की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। जी कीर्ति, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं पुलिस या कार्य प्रणाली पर, क्योंकि जब पहले केस नहीं फाइल किया जाता और उसके बाद अभी तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इस बीच पुलिस की क्या जवाबदेही है? जी कीर्ति, पुलिस का जो एसएचओ है सदर थाना प्रभारी है, उनका साफ तौर पर कहना कि हमने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी है, जो दीपक नाम का जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो दबिशें हैं वो दी जा रही है। हालांकि कीर्ति, जो जिस तरह से अभी 12 से 13 घंटे इस पूरे मामले को हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी आरोपी दीपक की, लेकिन सोनीपत पुलिस का एक ही बयान है कि धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया था और जो नमूने हैं वो लिए गए हैं, सैंपल हैं वो लिए गए हैं और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी कीर्ति, ठीक है सनी, जिस प्रकार का आश्वासन मिल रहा है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सनी मलिक तमाम इस जानकारी के लिए। तो एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली और आरोप लगाया है उसी युवक पर जो उसी के गांव में रहता है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज कह रही है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पहले परिजन एक बार शिकायत कर चुके हैं पुलिस में, तो उसकी और गौर क्यों नहीं किया गया? तमाम तरह के सवाल पुलिस या कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं। तो ये पूरा मामला हम सोनीपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर 10वीं की छात्रा ने परेशान होकर के जान दे दी और उसने जो आरोप लगाया है वो अपने ही गांव के एक युवक पर आरोप लगाया है, छेड़खानी का आरोप लगाया है। परिजन इसको किस तरह से देखती है, क्या इस युवती ने घर पर इसके बारे में बताया, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। इधर सोनीपत में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुट चुकी है। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है और ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस अब इस पर जांच की बात कह रही है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद झड़प उनके बीच देखने को मिली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं, घायल भी हुए हैं कुछ लोग इसमें। और अभी इस पर ज्यादा जानकारी जुटाना बाकी है कि पुलिस ने इस पर क्या कुछ कार्रवाई की है, कौन से पक्ष ने पुलिस को शिकायत की है या फिर पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की है। ये तमाम तरह के बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन जमीन विवाद को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 2 पक्ष जमकर के आपस में भिड़े, खूब लाठी डंडे चले, महिलाएं भी इसमें शामिल थी और उसके बाद पुलिस ने पूरी कमान संभाली और दोनों पक्षों में पहले इस विवाद को सुलझाया, पहले दोनों को शांत कराया और उसके बाद आगे की कार्रवाई। इस बीच फतेहाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुख करेंगे। बदमाशों का आतंक लगातार जारी है फतेहाबाद में। शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में कैद हो गई है फायरिंग की पूरी वारदात और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर फायरिंग का ये पूरा मामला और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
फतेहाबाद से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों का आतंक दिखाई दे रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं इन बदमाशों को, क्योंकि शराब ठेकेदार पर गोलियां चलाई गई हैं इन बदमाशों की ओर से। फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर फायरिंग की गई है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये बदमाश आते हैं और उसके बाद शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक और इस पर पुलिस अब सख्त होते हुए दिखाई दे रही है इस पूरे वारदात के बाद और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है तो फिर कैसे इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या इन बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है, कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है और तभी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो सामने आई है वो फतेहाबाद से सामने आई है, जहां पर कुछ बदमाशों ने शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर गोलियां बरसा दी। इधर रोहतक में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं, ये दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर चिड़ी गांव की है, जहां देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर के सरपंच की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वो गुरुवार की है, जहां पर ड्रेन में गिजी गांव के रहने वाले युवक का शव मिला है, जहां धारदार हथियार से चोट मार करके युवक की हत्या कर दी गई है। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने, पहली तस्वीर चिड़ी गांव से है और दूसरी तस्वीर गिजी गांव से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वहां पर तैनात हो गई है और पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और जांच की जा रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हुड्डा ने निशाना साधा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, ये कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। विपक्ष आगाह कर रहा है लेकिन सरकार सो रही है। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की वारदात लगातार बढ़ रही है। अपराधी पुलिस जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रही है। चिड़ी गांव में सरपंच की हत्या पर बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरे भाई की हत्या की, मैं इससे आहत हूं, ये भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सरकार से अपील कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाए सरकार। तो ये एक अपील सरकार से, साथ के साथ सरकार, बीजेपी सरकार के राज में कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या से मैं आहत हूं, सरकार जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का काम करे और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चिड़ी गांव में सरपंच की हत्या कर दी गई, बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दिए और उसके बाद तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मैं मेरे भाई की हत्या से आहत हूं। जिस तरह से बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रही है, मैं उससे भी आहत हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को काबू में लिया जाए और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। रोहतक में सरपंच की हत्या के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका जरूर मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर जमकर के निशाना साधा। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, ना पुलिस वाले सेफ हैं, जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो बालकृष्ण वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है।
तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को, जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई ना कोई उनको नौकरी दी जाए। गोहाना में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लूट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन लूट हो रही है। गोहाना पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव मुंडलाना के पास संदीप फिकिंग के नाम से पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखा करके 45,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 और दशहरा मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इंडियन न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहां पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहीं पर ज्यादा खुशहाली होती है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 65 बल्लभगढ़ में पहुंचे और यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो तमाम लोग हैं स्थानीय वो भी मिलकर यहां पर पौधारोपण कर रहे हैं और क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इनका, इन्हीं से जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या मुख्य उद्देश्य है आज पौधारोपण किया जा रहा है? आज पौधारोपण की हमारे सभी जो अधिकारी हैं अपने ब्लॉक ने शुरुआत करी है और फॉरेस्ट महकमे ने आज शुरुआत करी है। उसके बाद हुड्डा हॉर्टिकल्चर, उसका निगम हॉर्टिकल्चर, सभी लोग मिलकर शहर में जितना पौधारोपण करेंगे और पौधा आदमी की तरह जीवन देते हैं और ये जीवन में हर क्षण काम आता है, शुरुआत से अंतिम क्षण तक। इसलिए हम सब लोग पेड़ों की शुरुआत हमने करी है और शहर को सुंदर, जिस शहर में ज़्यादा पेड़ हो शहर उतना ही सुंदर होता है, आदमी के जीवन दान उसको उतना ही मिलता है। कितने पौधे आज लगाए गए हैं? क्या रख रखाव के लिए भी कोई नीति तैयार की? आज 2,500 पौधों की हमारी शुरुआत है और जो भी पेड़ उनके समझ ट्री गार्ड भी लगाएंगे और इसके बाद लगाने के बाद ट्री गार्ड भी कल लगा देंगे। एक कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि जो 75% युवाओं को रोजगार दिया गया है वो एक छलावा है और फरीदाबाद और गुरुग्राम के युवाओं के साथ अन्याय है। कांग्रेस वाले क्या कहते क्या नहीं कहते, छलावा उनने करा, 65 वर्ष देश के साथ छलावा करा है, अपने छलावे को याद रखिए। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन ने जो 75 की बात की है, जो लोग काबिलियत हैं, जो गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग हैं, जिनमें डोमिसाइल है, जो 5 साल से जो जिनकी पीढ़ियाँ बदल गई, वो हरियाणा के लोग हैं। अब वो लोग गलत प्रचार फैला के बाहर के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। जो लोग यहाँ पे पीढ़ियाँ बदल गई उनकी, जिनके डोमिसाइल हैं, लोगों के राशन कार्ड है, वोट है, तो सबको हरियाणा प्रदेश में नौकरी मिलेगी। और कांग्रेस के लोग अपने पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात छोड़ दी। हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलिए है। एक लॉकडाउन को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। फरीदाबाद और अन्य 3 जिले हैं तो लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है। आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं फरीदाबाद को? नहीं, मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री कल भी कहा था, अनिल विज इसके साथ मंत्री, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। लोगों को अपने आप को लॉकडाउन करना पड़ेगा। जो बीमार हैं, जो इस तरह की भीड़ से बचना पड़ेगा, बाजार से दूसरे अपनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी लोगों को, उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, सैनिटाइज रहना पड़ेगा, फेस मास्क लगाना पड़ेगा, अपनी बाजार में दूरियां बना, लोगों को जीना भी खुद है। लोगों को ये नहीं सरकार तो जागृत कर सकती है, भाई सब लोग दूर रहें, दूरी बना के रखें। इसके लिए सबको सरकार और हालात जो होंगे, ये अधिकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और अपने हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, होम मिनिस्टर, उनके हाथ में है। और अभी जब होगा सबको पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार उन्होंने भी आह्वान किया कि लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, कहीं ना कहीं जो मास्क हैं वो लगाएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। महामारी को मात देने के लिए भिवानी महापंचायत ने अनूठी पहल करते हुए भगवान भोले शंकर के 1,08,000 भक्तों के लिए टैंकरों द्वारा हरिद्वार से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया है। ये गंगा जल जिले के साथ दादरी और महेंद्रगढ़ में भी भेजा जाएगा, जिसे संत महात्मा और नगर विधायक ने झंडे दिखाई है। कोरोना की वजह से यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने शिवरात्रि के लिए हर साल सावन महीने में लाई जाने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है।
पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक 2 जो है लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो धर्मावलंबी लोग हैं, धार्मिक जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो बेहद पशोपेश में थे। इस बात को लेकर काफ़ी संशय में थे कि किस कदर इस बार जलाभिषेक किया जाएगा, महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार किस तरह से वो गंगा जल चढ़ाएंगे। हालांकि कांवड़ियों पर रोक लगाई गई थी, कांवड़िए भी हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि प्रशासनिक अमले के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि कोई हरिद्वार भीड़ में ना जा सके। और भिवानी महापंचायत, जिसने न केवल भिवानी रसोई चलाई, जनता रसोई चलाई, उसके बाद जनता अस्पताल चलाया, लोगों की सेवा की गई, और उसके बाद आप देख पाएंगे तस्वीरों में गंगा जल जो है वो लाया गया है। हज़ारों लीटर की तादाद में गंगा जल यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद अब आप देख पाएंगे किस तरह से जो धार्मिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर वो खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि जिस कदर महाशिवरात्रि के मौके पर अब जलाभिषेक किया जाना है, लोग नहीं जा पाएंगे हरिद्वार, कांवड़ नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो गंगा जल लेकर आते थे वो गंगा जल घर बैठे ही इस बार उससे जलाभिषेक करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर जो है तमाम वो लोग मौजूद हैं, संतों की नगरी है, धार्मिक जो लोग हैं उनकी नगरी है। और यहाँ पर क्योंकि भिवानी को छोटी काशी यूँ ही नहीं कहा जाता है। और अगर बात करें छोटी काशी की, छोटी काशी में जिस तरह से संत महात्मा हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर महत्व क्या है। महाराज, एक बड़ी पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, आप सरीखे साधु संतों के द्वारा, कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि सरीखे पर्व पर जिस तरह से लोग परेशान ना हो किसी तरह से, क्योंकि जो आस्था का प्रतीक है महाशिवरात्रि पर्व, और कांवड़िए कांवड़ नहीं ला सकते हैं, लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसे में जो पहल की गई है कितनी कारगर है, कितना फ़ायदा मिलेगा? ये विशेष करके जो कोरोना महामारी के उसमें ये जो कावड़ों पर बैन लग गया ये वास्तव में समाज को देखते हुए और उसको कोरोना की उस महामारी को दूर करने के उपलक्ष्य में जो कावड़ बंद हुई, उसको देखते हुए महापंचायत ने और साधु संतों की एक पूर्ण रूप से मीटिंग लेकर के ये शहरवासियों ने, क्योंकि ये छोटी काशी के नाम से वाकिफ है, सब लोगों के अंदर भगवान शिव की आराधना करने का पूर्ण वो संकल्प लिया हुआ था, तो लोग गंगा जल ना ला सके, उसके लिए लोगों इन सभी व्यक्तियों ने, भक्तजनों ने ये किया है कि हरिद्वार से गंगा जल ला करके सभी मंदिरों के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाए और टैंकर ला कर खड़े कर दिए, और हर व्यक्ति जो भी भगवान शंकर के वहाँ गंगा जल जाएगा अपना लोटा लेकर के घर से, और उसमें गंगा जल लेकर के भगवान शिव के चढ़ाएगा, तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि एक कावड़ लेगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार और मर्यादा वही कामयाब होती है जो कि परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है। क्योंकि अब इस समय हम कावड़ ना ले सकें तो हमें भगवान शंकर की कृपा है और उन भक्तों की विशेष आग्रह से ये कार्य किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार जो बात भी सामने आई थी कि कोरोना भी ना फैले, कोरोना संक्रमण के खतरों से भी लोग बचे रहें, और साथ ही साथ जो भिवानी महापंचायत के द्वारा एक पहल की गई है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हो रही है। भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जो कि जनता रसोई के वक्त भी हमने इनको साथ देखा था, जनता अस्पताल के समय भी देखा था, बॉर्डर पर जाकर लोगों का जब उपचार किया गया था तब भी साथ दिखे थे। विधायक घनश्याम जी, सर आपसे बात करूंगा, किस तरह से जो नई पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, कितनी कारगर, कितनी फलीभूत होगी? डर से कावड़ियों की यात्रा बंद की गई, उसको लेकर हमारी सामाजिक संस्थाओं ने और महापंचायत ने निर्णय लिया कि हम लोगों के सभी जहाँ मंदिर में आस्था है उन सब जगह हम गंगा जल पहुँचाकर लोगों को लाभान्वित करेंगे, और करीब 1,08,000 लोगों के लिए ये गंगा जल पर्याप्त है। जो भी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं उन सब को हम धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में बांटकर और आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नगरवासी और ग्रामीण के वासी सब इसमें लाभान्वित रहेंगे और जलाभिषेक करके वे अपने आप को धन्य। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की पहल की गई है कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के दूसरे जिलों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की अगर पहल हो तो कोरोना संक्रमण के खतरों को कम किया जा सकता है? ऐसा है, जिस प्रकार से आपने कोरोना संक्रमण की बात की है, यदि अन्य जिलों में और अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था की जाती है तो कोरोना को रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय
जाहिर तौर पर भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की पहल दूसरे इलाकों में भी की जाती है तो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। धार्मिक आस्था के प्रतीक जो ये त्यौहार हैं, चाहे महाशिवरात्रि पर्व की बात करें या दूसरे त्योहारों की बात करें, उन पर इस तरह की पहल की गई है जिसको काबिले तारीफ कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।